हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीके सर अपने यूट्यूब चैनल बीके कॉमर्स स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू किए थे, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयचित्र में प्रदर्शन एवं निष्कर्ष। ठीक है, तो आज हम जिसमें हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं बेटा वो सांख्यिकी से रिलेटिव होते हैं। सांख्यिकी का आशय क्या होता है इसके विषय हमने चर्चा कर लिया है। सांख्यिकी है क्या, इसकी सांख्यिकी आंकड़ों की क्या विशेषताएं होती हैं और आंकड़े क्या हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में हमने पूरा जानकारी कर लिया है। ठीक है, आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े को मतलब बताया। ऐसे आंकड़ों का मतलब होता है सूचनाओं के संग्रहण से। किससे? सूचनाओं के संग्रहण, मतलब जो सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसको कलेक्ट किए जाती हैं, वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आर नोन एज डाटास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डाटास कैसे होने चाहिए बेटा? मतलब संख्यात्मक रूप में होने चाहिए। ठीक है, किस में होना चाहिए बेटा? संख्यात्मक रूप में होना चाहिए, मतलब उनके संख्याओं में व्यक्त कर सकें। ठीक है, जैसे स्टूडेंट मार्क्स हो गई, सैलरीज हो गई, ये सब। लेकिन अगर कोई कहा जाए स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ईमानदार है, बेईमान है ना, तमाम कहने का मतलब इस तरह से कोई भी अगर बच्चे की क्वालिटी की बात की जाए तो इसको सांख्यिकी आंकड़ों में बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? तो उन्हीं को व्यक्त कर सकते हैं जो सांख्यिकी आंकड़े से, संख्याओं से संबंधित हों। ठीक है, तो उन आंकड़ों का अवर्गीकृत रूप को वर्गीकृत करते हुए उनका हम आयतचित्र में प्रदर्शन और बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाई जाती है इसको हम इसमें जानेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि प्राथमिक आंकड़ों के मतलब कलेक्टिव करने के स्रोत क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं जहां से हम प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, मैंने बताया था ना प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं बेटा, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो शोधकर्ता द्वारा प्रथम बार प्राप्त किया जा रहा हो, मतलब इसके पहले कोई अन्य कंपनी या एजेंसी या व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का प्रकाशन आंकड़ों का ना हुआ हो तो वो आंकड़े क्या माने जाएंगे? प्राथमिक आंकड़े माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन द्वितीय क्या होते हैं? जो ऑलरेडी कोई कंपनी या संस्था प्रकाशित कर रखी हो और शोधकर्ता जो है, जो आपका रिसर्चर है, वो केवल उसका प्रयोग कर रहा हो। ठीक है, वो आंकड़े क्या होंगे? द्वितीयक होंगे। तो हम आज जानेंगे प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण की, संकलन की विधियां। ठीक है, लिखेंगे पहला टॉपिक लिखेंगे प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधि। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधि पहले जानते हैं कि प्राथमिक आंकड़े कहाँ से इकट्ठा किए जाते हैं। केवल नाम बताएंगे और समझाएंगे, आप केवल समझिए। ठीक है, इसमें सबसे पहला है कि प्राथमिक, आपको क्लियर हो गया होगा प्राथमिक आंकड़े क्या है। अगर पूछा जाएगा थ्योरी ग्रुप में आप बता सकते हैं। ठीक है, कि वे आंकड़े जो शोधकर्ता मतलब अपने शोध कार्यों में शुरू से लेकर अंत तक प्रथम बार प्राप्त करता हो, एज उसको पहले से कोई अन्य संस्था द्वारा प्रकाशित ना किया गया हो, वो आंकड़े क्या होते हैं? प्राथमिक आंकड़े माने जाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़ों को हम अगर कलेक्ट करते हैं तो कैसे कलेक्ट करेंगे भाई? जैसे पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण। पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब अनुसंधान। ठीक है, अन्वेषण, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण है ना, अन्वेषण। ठीक, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण का मतलब क्या होता है बेटा? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ कि इस विधि द्वारा आंकड़े एकत्रित करने में जो अन्वेषक होता है, अन्वेषक मतलब क्या? अनुसंधान करता होता है, वह स्वयं व्यक्ति के पास जाता है। ठीक है, स्वयं व्यक्ति के उन व्यक्तियों के संपर्क में जाता है जिनके विषय में समस्याएं प्राप्त करनी होती हैं, और जैसा कि है ना, जिनके विषय में समस्याएं प्राप्त करनी होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो समस्या आपके पास है उस समस्या का समाधान के लिए रिसर्चर जो होता है, अन्वेषक जो होता है, उससे संबंधित सूचनाओं को कलेक्ट करना चाहता है, तो वो स्वयं जाकर उस संस्था से, उस व्यक्ति से मिलेगा और उन आंकड़ों को
कलेक्ट करेगा तो ये विधि क्या मानी जाएगी? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण विधि मानी जाएगी। क्लियर हुआ? मतलब प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण मतलब जैसे मान लीजिए हम एक रिसर्चर है, एक से मान लें हम एक रिसर्चर हैं, मुझे काजल के विषय में जानकारी करना है, ठीक है। तो काजल के विषय में जो भी उन्हीं के विषय में हमको पढ़ाई की समस्या है। अब मान लीजिए लोग कह दिए भाई आप इनके पढ़ाई के विषय में रिसर्च करके बताइए इनकी समस्या कहाँ से हो रही है। तो मैं उनके विषय में जब जानकारी कलेक्ट करूँगा तो मैं खुद जाऊँगा, अगर खुद जाता हूँ तो ये हमारा कौन सी विधि मानी जाएगी? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण विधि मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं खुद ना जाकर किसी के माध्यम से, जैसे मैंने कहा नेहा आप जो है काजल के विषय में हमको ये जानकारी कलेक्ट करके दीजिए, तो हमारा दूसरा विधि आ जाएगी क्या? इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे अप्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष या परोक्ष अन्वेषण को आप लिख करके लिख सकते हैं क्या? अनुसंधान, ठीक, अनुसंधान। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें कोई अनुसंधानकर्ता जो होता है, अन्वेषक जो होता है, रिसर्चर जो होता है बेटा, वो स्वयं जाके सूचनाओं को कलेक्ट करता है। लेकिन इसमें क्या है बेटा? इसमें वो स्वयं नहीं जाता है, वह किसी के माध्यम से, मतलब जब अन्वेषण का क्षेत्र, भाई जैसे मान लीजिए जो हमारे अनुसंधान करने का जो क्षेत्र है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मान लीजिए हम अपने देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है महामारी की। अब बताओ क्या मैं अकेले हर जगह जाके सूचना कलेक्ट कर सकता हूँ? कभी नहीं। ये विस्तृत आधार पे हो गया। तो जब विस्तृत आधार पे हम कोई भी अन्वेषण कार्य करना चाहते हैं तो उस दशा में जो अन्वेषक होता है बेटा, वो डायरेक्टली न जाकर किसी के माध्यम से, कंपनी आदि के माध्यम से सूचनाओं को क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है। तो वहाँ क्या कहलाएगा? वो परोक्ष अन्वेषण या परोक्ष अनुसंधान या अप्रत्यक्ष अनुसंधान या अन्वेषण। तो ध्यान दीजिएगा, जब समस्या बड़ी विस्तृत लेवल पे होती है तो अन्वेषक के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से लोगों से मिले, संस्थाओं से मिले और जानकारी प्राप्त करे। इसके लिए वो संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में वह क्या करता है भाई? ऐसी स्थिति में वह अप्रत्यक्ष तरीके से, है ना, दूसरों के माध्यम से सूचनाओं को कलेक्ट करता है। समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, विशेषज्ञ के माध्यम से परीक्षा मौखिक अन्वेषण। अगला पॉइंट है तीसरा, विशेषज्ञ के माध्यम से परीक्षा मौखिक अन्वेषण। इसका क्या मतलब है? विशेषज्ञ के माध्यम से परीक्षा मौखिक अन्वेषण। विशेषज्ञ के माध्यम से मतलब क्या होता है भाई? जैसे कभी कभी कुछ बहुत अच्छे विशेषज्ञ होते हैं, जानकार होते हैं, ठीक है, वो रिसर्चर बैठे होते हैं, उनके माध्यम से परीक्षा कह रहे हैं, मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर विशेषज्ञ जो कमीशन या कमेटियाँ या समितियाँ द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जो लोग इन समितियों आदि के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हैं, उन्हें उसके लिए साक्षी ठहराया जाता है, ठीक है। तो तमाम प्रकार के जो समितियां बनाई गई हैं, विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं, वो मौखिक रूप से परीक्षा के माध्यम से क्या करते हैं? अनुसंधान का कार्य करते हैं और इससे सूचनाओं को क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगला लिखेंगे, अनुसूचियों और प्रश्नावलियों के माध्यम से। इसके बाद चौथा है अनुसूचियों एवं प्रश्नावली के माध्यम से, ठीक है। क्या है बेटा? अनुसूचियों एवं प्रश्नावली के माध्यम से। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये अनुसूची क्या होती है? शेड्यूल एंड क्वेश्चनायर, है ना, शेड्यूल एंड क्वेश्चनायर जो होती है। प्रश्नावली देखिए, जब कभी भी बालक के अंतर्गत शैक्षिक अनुसंधान
या शैक्षिक मूल्यांकन करना होता है तो वहाँ पर उसके मूल्यांकन की कुछ विधि मानी जाती है, इसमें प्रश्नावली विधि सब आती है। ठीक है, तो अभी शैक्षिक मापन थर्ड सेमेस्टर में आप मापन मूल्यांकन पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है, लेकिन अभी जान लीजिए प्रश्नावली होती क्या है, अनुसूची क्या होती है। बेटा ध्यान दीजिए, अनुसूचियाँ और प्रश्नावली दोनों में बेसिक अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, अनुसूचियाँ जो होती हैं ये पत्राचार के माध्यम से भरने के लिए आपको तक भेज दी जाती हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उस क्वेश्चन को, जैसे आप लोग मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति के आधार पर क्वेश्चन का जवाब नहीं देते थे पहले, उसी आधार पर यहाँ पर को प्रश्न मतलब अनुसूचियों में पूछा जाता है, तो आप उसका यस या नो या उसके संबंध में जो जानकारी होती है उसको आप भर कर तुरंत भेज देते हैं। ठीक है, ये तो क्या होती है बेटा, अनुसूची होती है। प्रश्नावली जो होती है, इनसे प्रश्नावली जो होती है अन्वेषक इसको आपके पास लेकर भेजता है साथ सामने, है ना। प्रश्नावली बनती है जिसमें साफ साफ लिखा रहता है, आपको केवल यस या नो का जवाब देना पड़ता है, वो आपके लिए क्या होती है, प्रश्नावली होती है। जो एक लेटर होता है लेटर के रूप में, जिसमें लिखा रहेगा क्या आप विवाहित है या अविवाहित है, तो या अविवाहित या अविवाहित पर यस या नो लगा कर भेजेंगे। ठीक है, तो अगर कहेंगे आप भारत के निवासी हैं, यस, है ना, नहीं है तो नो। ठीक है, क्या आपके परिवार से संबंधित है, यस या नो, या आप बीएड कंप्लीट हैं, यस या नो, आप विकलांग हैं, यस या नो, आपको कोई शारीरिक मतलब फिटनेस तो नहीं है, यस या नो। इस तरह से जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो ये सब प्रश्नावली बनती है बेटा, समझ में आने बात। तो दोनों लगभग क्वेश्चन एक तरह से होते हैं, बट जो अनुसूचियाँ होती हैं वो भेजी जाती हैं, लेकिन प्रश्नावली जो होती है वो सामने लेकर भराई जाती है। ठीक है बेटा, तो इसके माध्यम से भाई जैसे मैं आपको कोई प्रश्नावली लेके गया, क्लास में बांट दिया सबको, आप लोग अपना भर दे दिए, मुझे आपके विषय में डाटा कलेक्ट हो गया नहीं हो गया। अब बताओ मेरे अलावा कोई पहले जान पाया नहीं ना, मैं ही तो फर्स्ट टाइम वो कलेक्ट कर रहा हूँ। तो इनके माध्यम से जो असमंक होते हैं बेटा उनको कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, 5 पॉइंट लिखेंगे, संस्थाओं के माध्यम से अगली विधि क्या है, संस्थाओं के माध्यम। देखो बेटा तमाम प्रकार की संस्था चल रही है, जैसे अभी विनायक महाविद्यालय है, विनायक महाविद्यालय में इस सेशन में आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपके 5 साल बाद हमको कोई आपके विषय में जानकारी कलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, आपके पास नहीं जाऊँगा, मैं पहुँचूँगा संस्था पर, संस्था में आपका उस ईयर का उस सेशन का डिटेल निकाल लूँगा। ठीक है, तुरंत आपके विषय में जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी। या आप हमारी कोचिंग में पढ़ी हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपके रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी हमारे पास भी कलेक्ट रहती है, इसकी भी जानकारी मैं कर ले सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब जानकारी कलेक्ट करने के लिए हम बाय इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के माध्यम से। भाई जो तमाम प्रकार के न्यूज़पेपर वगैरह चलते हैं, समाचार पत्र होते हैं, इसमें अनेक प्रकार की जिसकी भी सम जानकारी या आपको कोई समस्या है उसमें अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आप अपना ऐड कराएंगे, तो जब ऐड करा देंगे बेटा प्रश्न पत्रों में मतलब पेपर में, तो उसके संबंध में अगले दिन आपको न्यूज़ जरूर मिल जाती है। ठीक है, तो वो जो न्यूज़ मिलती है वो भी आपके लिए क्या है, से डाटा होता है, समंक होता है। ठीक है, तो ये अनेक माध्यम हैं जो प्राथमिक समंकों को कलेक्ट करने के माध्यम माने जाते हैं, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप टेट का एग्जाम देंगे, सीटेट का एग्जाम देंगे, तो सिलेबस में आपके सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी से जो थियोरेटिकल पेडागोजी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तैयार रखिएगा, और बाकी आपकी अच्छी किस्मत है तो आपके BTC में तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधि। ठीक है, अगला लिखेंगे द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के स्रोत। ठीक है, द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के साधन, द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के साधन। ठीक है, जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं बेटा, इन आंकड़ों को संकलित करने के कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से माध्यम हैं,
इसके विषय में जान लेते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं सबको पता हो गया है ना। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं भाई? द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता केवल प्रयोग में लाता है, अर्थात कहने का मतलब है ऐसे आंकड़े जो ऑलरेडी पहले से कोई ना कोई संस्था प्राप्त कर या प्रकाशित कर रखी होती है। ठीक है, तो उसको केवल जो है अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में केवल प्रयोग में लाता है, कार्यों में, बस उसका कोई और महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो वो आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीयक आंकड़े माने जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द्वितीय आंकड़ों में आंकड़े छात्र या अन्वेषकों, व्यापार संघों या चैम्बर ऑफ कॉमर्स या कार्यालय आदि के पास उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक आंकड़े जैसे छात्रों के पास हो सकता है या कोई संस्था जैसे संघ है ना, व्यापार संघ हो गया, चैम्बर हो गए, कार्यालय आदि के पास उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाशित आंकड़ों के साधन कुछ विशेष हैं जिनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा प्रकाशित आंकड़े। केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा प्रकाशित आंकड़े। ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो देश के विषय में, राज्य के विषय में, किसी लोकल स्थान के विषय में, अगर पूरे देश की बात की जाए तो केंद्रीय सरकार जो है आंकड़े प्रकट करती है, अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य सरकार उसके संबंध में आंकड़े प्रकट करती है, और किसी स्थानीय निकाय के विषय में बात की, जैसे किसी विशेष नगर पालिका, नगर परिषद है ना, इन सब की बात किया जाए तो वहाँ की सरकारें जो होती हैं वो आंकड़े क्या प्रकाशित आंकड़े करती रहती हैं। ठीक है, मतलब ऐसे आंकड़े जो किसी सरकार द्वारा, सरकार में दो सरकार मैंने होती है, एक स्थानीय सरकार मानी जाती है। ठीक है, तो इस सरकारों द्वारा जो आंकड़े प्रकाशित करती हैं ये आंकड़े क्या होते हैं बेटा? द्वितीयक आंकड़े माने जाते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रकाशित आंकड़ों का केवल अनुसंधानकर्ता प्रयोग करता है, उपयोग करता है, और उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे आंकड़े उसके लिए द्वितीयक आंकड़े माने जाते हैं। तो पहला माध्यम क्या हुआ बेटा? केंद्रीय, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा प्रकाशित आंकड़े। ठीक है, पहला साधन हो गया। दूसरा कहाँ से प्राप्त करता है, नोट करेंगे, लिखेंगे विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे WTO, UTI, UNO है ना, जैसे क्या क्या हो सकते हैं भाई? WTO हो सकता है, UNO हो सकता है ना, या UTI हो सकती है। UTI तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं कर सकते हैं बेटा, है ना, UTI तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अपने भारत की एक वो संस्था है, आदि है आदि। जैसे ये संस्थाओं द्वारा, मतलब विदेशी सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जैसे WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बेटा? IMF कर दीजिए, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक संस्था होती है जिसके माध्यम से मॉनेटरी फंड, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम के विषय में ये जानकारी कलेक्ट करती रहती है, देती रहती है। ठीक है, और जब WTO है बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन होता है, मतलब जो वैश्विक क्षेत्र के लेवल पर एक देश से दूसरे देश के बीच में जो व्यापार की प्रक्रिया होती है, उस व्यापार की प्रक्रिया को कौन मेंटेन करती है? WTO मेंटेन करता है। ठीक है, इसके पहले GATT था,
गेट के स्थान पे क्या आया, WTO आया। ठीक है, UNO मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक लेन देन या अन्य किसी भी लेन देन के विषय में जो आंकड़े होते हैं उसको कलेक्ट करती है और प्रकाशित करती रहती है। तो ठीक है, तो इस तरह से जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं वो क्या होते हैं, द्वितीय आंकड़े होते हैं। ठीक है, जिसका केवल अनुसंधानकर्ता अपने यहाँ प्रयोग करता है। अगला पॉइंट नोट करेंगे, अगला है चैम्बर ऑफ कॉमर्स बैंक। अगला है तीसरा पॉइंट, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बैंक, सहकारी समितियां आदि, सहकारी समितियां आदि द्वारा प्रकाशित आंकड़े, ठीक है। जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का मतलब होता है, एक कॉमर्स का चैम्बर है जो किसी भी देश की, किसी भी स्थान की मार्केट व्यवस्था के संबंध में, व्यवसायिक स्तर के संबंध में, वित्तीय स्थिति के संबंध में, इन सब के संबंध में, या वहाँ पर देश की जो रखरखाव की, जीवन निर्वाह की जो स्थिति परिस्थिति है, इसके आंकड़े, जो सांख्यिक आंकड़े होते हैं, इनको क्या प्रकाशित करती है। बैंक अपने यहाँ जो फाइनेंशियल स्थिति है किसी भी क्षेत्र विशेष की या पूरे देश की, बैंक के माध्यम से जो है आंकड़े क्या किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। और सहकारी समितियां जो होती हैं, सहकारी समिति आप जानते हैं ऐसी समितियां होती हैं जो एक दूसरे में मिलकर सहयोग की भावना से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ मतलब जिस स्थान पर सहकारी समिति कार्य कर रही है उस स्थान पर लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन निर्वाह की स्थिति है, इसको दर्शाती है। ठीक है, आदि द्वारा क्या किए जाते हैं, आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। तो ये आंकड़े क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े माने जाते हैं। ठीक है, ऐसे आंकड़ों का अनुसंधानकर्ता केवल क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, अगला तकनीकी व्यापारिक प्रकाशन, चौथा है तकनीकी व्यापारिक प्रकाशन। तकनीकी व्यापारिक प्रकाशन का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कुछ विशेष जो इंडस्ट्रीज ओपन की गई हैं, इंडस्ट्रीज तमाम, जैसे गैस इंडस्ट्री हो गई है ना, शुगर इंडस्ट्री हो गई, मतलब अनेक जितनी भी टेक्नीशियन कंपनीज वगैरह या विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हो गई ना, इन सबसे संबंधित जो भी आंकड़े उस विभाग से संबंधित होते हैं उनका भी प्रकाशन होता रहता है। तो ये प्रकाशन क्या होता है, आंकड़ों का द्वितीय माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पॉइंट हो गए हमारे प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के, और कुछ पॉइंट हो गए द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के। ठीक है, तो इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अगर आप नोट्स बना लेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है, प्रयास किया गया बेहतर समझाने का और समझ में भी आया है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको केवल नोट्स बनाएंगे। कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे बेटा, बारंबारता सारणी बंटन। ठीक है, या बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, कल मैं इसको पढ़ाऊंगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको ये समझ में आएगा उसके बाद हम सीरीज पढ़ाएंगे, सीरीज के बाद हम पढ़ा देंगे क्या, आयत चित्र, और चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, अब देख लीजिए, अब प्रत्येक वर्ष में एक आयत चित्र बनाने के लिए आता है, बहुत आसान होता है, बस केवल आप इसको थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन से पढ़िए तभी समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चले, धन्यवाद।